वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम पढ़ेंगे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या आता है। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था आरसी कपल्ड के बारे में, उसकी वर्किंग। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व कैसे आता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ड्रॉ करने के लिए देखिए, यही दिस इज़ वाई एक्सेस, दिस इज़ एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी, वो भी लॉग में। ठीक है, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, गेन, है ना। गेन ए वी इज इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, यानी कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर गेन की वैल्यू क्या आती है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आप देखते चलो, यहाँ से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती चली जा रही है। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पर देखें इधर से इधर पॉइंट पे, तो ये आपका लो फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ से अगर आप आओ तो फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो आप इस फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व को अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि लो फ्रिक्वेंसी रेंज में वो जो गेन होता है वो कम मिलता है, यानी कि जो गेन हमें प्राप्त होता है वो रिड्यूस प्राप्त होता है। उसी तरीके से अगर हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें तो उसमें भी हमें गेन कम प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए ये लो फ्रिक्वेंसी है ना, गेन क्या है, ये वाई एक्सिस पे अगर ध्यान से देखो तो देखिए नीचे की ओर हमें कर्व मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि गेन हमें कम प्राप्त हो रहा है। और अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी को देखें तो इधर देखिए यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी शुरू हो जा रहा है, और अगर इस कर्व को ध्यान से देखिए तो ये नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है ना। इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि गेन आपका रिड्यूस कर जा रहा है। अब गेन रिड्यूस करने के पीछे रीज़न क्या है ये देखें। इससे पहले ये भी देख लो कि मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में, यानी कि ना ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी हो ना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, तो उस फ्रिक्वेंसी रेंज में जो फ्लैट कर्व होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी गेन है वो मैक्सिमम है, जिसको हमने मैक्सिमम ए मिड से कहा हुआ है। ठीक है, और अगर इस लो फ्रिक्वेंसी पे यहाँ इस पॉइंट को डिनोट करें तो यहाँ पे जो गेन की वैल्यू आएगी वो इसकी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की 0.707 टाइम्स आती है। ठीक है ना। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से देखिएगा, इधर से इधर हमने तो लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज करा हुआ है, और ये जो पॉइंट्स दिखाता है जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पॉइंट्स को दिखाता है, और ये लोअर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू, और ये आपका हायर फ्रिक्वेंसी रेंज के केस में दिखा रहा है कि गेन का क्या इफेक्ट पड़ता है। और या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हमने बैंड विड्थ से शो किया। अब जो हमने बताया कि लो फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज गेन कम क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे रीज़न देखिए। लो फ्रिक्वेंसी रेंज में हमें पता है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस, नहीं ऐसे भी आप जान लो कैपेसिटर का रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जानते हो एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एफ सी। ठीक है, अगर हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एफ सी सॉरी, और ये एफ़ की वैल्यू कम है, बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही एफ़ की वैल्यू कम होगी तो एक्स यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और इस पर वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा जो क्या कर देता है, वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लो फ्रिक्वेंसी रेंज में रिएक्टेंस की वैल्यू अधिक हो जाएगी, कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस अधिक हो जाने के कारण उस पर वोल्टेज ड्रॉप होता है तथा सिग्नल का लॉसेस होने लगता है। ठीक है ना, जिससे वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है। यदि इनपुट पर अगर आप डीसी दे दो तो रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, देखिए एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, एफ़ की वैल्यू 0, तो ये इनफाइनाइट हो गया। जब इनफाइनाइट होगा तो आउटपुट वोल्टेज समझ लीजिए बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई किस तरीके से लो फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज गेन कम हो जाता है। अब मेन एक और इसमें पढ़ा जाता है कि हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज गेन कम क्यों हो जाता है, जबकि इसका अपोजिट है। तो ऐसा होना चाहिए कि हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज गेन आपका अधिक होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा, वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसमें क्या होता है, देखिए हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में बीटा होता है ना, बीटा क्या होता है, गेन होता है ना। बीटा आप क्या कहते हैं, करंट गेन हम लोग जो निकाल रहे थे ना, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो वो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, अभी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर को सी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो दो जंक्शन होते हैं ना, दो जंक्शन आप जानते हो, एक तो होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस में। बेस और एमीटर के बीच में जंक्शन बनते हैं और आपके बेस और कलेक्टर के बीच में जंक्शन बनते हैं। तो जब जंक्शन बनेंगे तो दोनों के बीच में डिप्लीशन लेयर होगा, है ना। उस डिप्लीशन लेयर, यानी यहाँ पे लिखा है डिप्लीशन
रीजन भी होते हैं। डिप्लेशन लेयर में वो रीजन भी तो हो गया ना, डिप्लेशन लेयर बन गया। अब इन लेयर में जो डिप्लेशन, इसको आप डिप्लेशन रीजन कर, यानी कि इस लेयर से बने हुए रीजन को क्या कहेंगे, डिप्लेशन रीजन कहेंगे। अब इन डिप्लेशन रीजन की वजह से ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल के बीच कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो डिप्लेशन रीजन है ना, उस डिप्लेशन रीजन के कारण ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है। वो कैसे, देखिए अगर बेस और कलेक्टर की बात करें तो बेस और कलेक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा वो CBC, अगर कलेक्टर और एमिटर के बीच कैपेसिटेंस जो क्रिएट होगा उसे हम लोग कहेंगे CC। बेस और एमिटर के बीच में जो आपका कैपेसिटेंस क्रिएट होगा CB। इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो कैपेसिटेंस आपका क्रिएट हो जाता है वो उसे हम लोग इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं ना, हाई फ्रिक्वेंसी पे अगर हम लोग इसकी बात करें, बेस और कलेक्टर के बीच की जो कैपेसिटेंस है डिप्लेशन रीजन के कारण जो क्रिएट होती है, तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी है, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी हाई है ना, हाई फ्रिक्वेंसी के कारण ये जो क्या होगा, कैपेसिटेंस, यानी कि इसका कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो एक तरीके से कलेक्टर पे जो हमें आउटपुट मिलता है तो वहाँ से हमें इनपुट में नेगेटिव फीडबैक भी प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के कारण वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर देता है ना। नेगेटिव फीडबैक हो गया ना, जो कि मतलब आउटपुट का इनपुट में भी, अब जो आउटपुट में हमें प्राप्त हो रहा है वो इनपुट में भी वापस फीडबैक होने लग रहा है, ये रीज़न है। उसी तरीके से अगर हम लोग इस कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ें है, यही चीज़ें यहाँ भी लागू होगी कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी बहुत कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर से निगेटिव फीडबैक होने शुरू होने लगेगी, इनपुट इम्पीडेंस रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण गेन आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो था रीज़न कि किस लिए मतलब कि ये प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी में गेन रिड्यूस हो रही है तो जो डिप्लीशन रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन के कारण एक इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाते हैं और वो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के कारण नेगेटिव फीडबैक होने लगता है, जिससे कि वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है और मिड फ्रिक्वेंसी में गेन फ्लैट होता है। ठीक है, अब हम लोग बैंडविड्थ देखेंगे। बैंडविड्थ वह फ्रिक्वेंसी रेंज है, बैंडविड्थ क्या है, एक फ्रिक्वेंसी रेंज है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बैंडविड्थ वह फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, ये आपका बैंडविड्थ वह फ्रिक्वेंसी रेंज होता है जिसमें एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, यानी कि अगर इन दोनों पॉइंट को देखो, यहीं से यहीं के बीच हम बैंडविड्थ निकाल रहे हैं ना, तो बैंडविड्थ वह फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसमें वोल्टेज गेन, यानी कि इस पॉइंट की अगर बात करें तो वोल्टेज गेन की वैल्यू, ठीक है ना, वोल्टेज गेन की वैल्यू मैक्सिमम गेन का 70.7% या उससे अधिक होता है। यानी कि मैक्सिमम गेन ये है, मैक्सिमम गेन का 70.7%, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.707 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिट डिमेरिट के बारे में। तो अगर हम लोग RC कपल एम्पलीफायर को देखें तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है वो सही होता है, गुड होता है। ठीक है, दूसरा मेरिट क्या हो जाएगा कि ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर द कॉस्ट इज़ वेरी लेस। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज़ होने के कारण इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है और सर्किट स्मॉल होता है। लेकिन डिमेरिट्स भी होते हैं। लो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए RC कपल्ड एम्पलीफायर यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है ना, लो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए RC कपल्ड एम्पलीफायर यूज़ नहीं किया जाता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, और ये इम्पीडेंस मैचिंग भी प्रोवाइड नहीं करता। कैसे नहीं करता, इस चीज़ को जब मैं ट्रांसफार्मर कपलिंग बताऊंगी तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, लो फ्रिक्वेंसी रेंज में इसलिए नहीं होता क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी रेंज में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, तो कोई करंट, कोई वोल्टेज ही नहीं पास हो पाता, इसलिए बहुत लो फ्रिक्वेंसी रेंज में एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन, मतलब कि इसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ होता है। यूज़ की बात करें तो रिकॉर्ड प्लेयर में होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में होता है, ठीक है ना, रेडियो रिसीवर में होता है, TV रिसीवर में, इन सब जगह पे इनके यूजेस होते हैं। थैंक यू।